हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम हिंदी ग्रामर का जो कि आपको 5 नंबर में या तो 3 नंबर में पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में हिंदी में। तो आपको हिंदी ग्रामर में आपको या तो संज्ञा पूछ लिया जाता है, या तो सर्वनाम पूछ लिया जाता है, या तो विशेषण, या तो काल हो गया, या तो संधि पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के सवाल में बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं। इसका अगर याद नहीं होता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हम आज आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से और ट्रिक के माध्यम से याद करने का हम पूरा सॉल्यूशन आपको बता देंगे। अगर ये आपको याद भी नहीं भी हो तो आप इसको लिखें कैसे, वो टेक्निक हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को समझेंगे कि संधि किसे कहते हैं। और कभी कभी आपसे ये भी सवाल कर दिया जाता है कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। तो संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। या तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसके उदाहरण के सहित 5 भेद जो होते हैं उनको लिखना होता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को आसान भाषा से और सरल तरीके से हम आपको बताएंगे, ताकि आप लोगों को दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो आपको जब एग्जाम में जाइएगा तो आप अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम सबसे प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा ना कि संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद को उदाहरण कीजिए। इसी टाइप से सवाल आपको पूछा जाएगा, या तो उदाहरण लिखिए। तो कह रहा ना कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद को उदाहरण सहित लिखिए। तो पहले हम संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से, क्या कर रहा है ना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो ये संधि का परिभाषा आसान है, तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। क्या करा, जब दो वर्णों का मेल होता है उसमें, तो वो क्या होता है, संधि होता है। अब कहने का मतलब ये है कि ये तो परिभाषा हो गया। अब करा संधि 3 प्रकार के होता है। आपको ये भी लिखना होगा, संधि के उदाहरण सही है तो लिखिएगा कि संधि का भेद कितने होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसको बोलेंगे, विसर्ग संधि किसको बोलेंगे। तो स्वर संधि की हम बात करते हैं, तो अगर हमें बात करते हैं स्वर संधि में, तो आ ई आएगा, ठीक है, आ ई, ये है स्वर्ण। व्यंजन वर्ण का से लेके त्र तक का जो आता है उसको हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। विसर्ग संधि की बात करते हैं, तो जिसमें विसर्ग लगा हुआ हो वो क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। तो चलिए एक का हम समझ लेते हैं परिभाषा पहले। तो कह रहे हैं ना, स्वर संधि की बात हम करते हैं। तो स्वर संधि का परिभाषा होता है कि दो स्वरों, क्या करा, दो स्वर वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या करा, दो स्वरों को मिलने से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि बोलते हैं। जैसे आपको इसका उदाहरण दे दीजिएगा, तो विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी, क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आर्थी। तो ये क्या हो रहा है, दो वर्णों का मेल हो रहा है, दो वर्णों का क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। दो वर्णों को जुड़ा करके हम उसके क्या बोलेंगे, विद्यार्थी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्यार्थी बोलेंगे। विद्या प्लस आर्थी का जोड़ के हम क्या बोलेंगे, विद्यार्थी। जैसे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और है, एक चीज, ग्रीस प्लस ईसा, मतलब ये क्या होगा, तो ये दो वर्णों का मेल हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, तो दो वर्णों का मेल हो रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, ग्रीस। क्या बोलेंगे, ग्रीस। तो दो वर्णों का मेल हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, दो स्वरों को, है ना, सॉरी, दो स्वरों के मेल को मिलने से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दो वर्णों का, क्या है, दो वर्णों का मेल के हम विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। अब व्यंजन संधि की बात करते हैं। तो व्यंजन संधि में कौन आ जाएगा, देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसको बोलेंगे, व्यंजन वर्णों के साथ स्वर एवं व्यंजन वर्णों को मिलने से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि बोलेंगे। जैसे क्या है का व्यंजन संधि में, तो
स्वर संधि भी और व्यंजन संधि दोनों मिल करके जो शब्द बनाएगा, क्या कर रहा है, जो शब्द बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। तो चलिए अब देखिए इसका उदाहरण की बात करते हैं। तो जगत प्लस ईसा जगदीश हो जाएगा। जगत प्लस ईसा की मतलब होगा जगदीश। इसमें क्या हो रहा है, एक व्यंजन वर्ण भी जुड़ रहा है और एक स्वर्ण वर्ण, तो दोनों मिल करके जो शब्द बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या, व्यंजन संधि। जैसे जगत प्लस ईसा जगदीशा, सतह प्लस जन मतलब संजन, क्या हो जाएगा, संजन, स्वजन हो जाएगा। चलिए अब विसर्ग संधि की बात कर लेते हैं। तो विसर्ग संधि किसको बोलेंगे, कह रहा ना, विसर्ग संधि के साथ स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को हमें विसर्ग संधि बोलेंगे। तो विसर्ग संधि किसको बोलेंगे, साथ में स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को मिलने से जो नया शब्द बनेगा, जो शब्द बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्वर्ण वर्ण बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे निहा प्लस आहारा मतलब निहार हो जाएगा, यसा प्लस सदा मतलब अहिसोदा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों मिलकर ये शब्द बना रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे, है ना। तो चलिए अब हम संधि समझ गए होंगे। तो आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये समझ में आया या नहीं, तो आप जरूर बताइए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको ये भी सवाल आपसे किया जाता है, तो इसको क्या कैसे लिखना होगा, तो चलिए हम एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे संधि और समास में निम्न अंतर है, तो यह तो निम्नलिखित अंतर है, यह तो निम्नलिखित प्रकार होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम लिखे वही लिखे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो इच्छा है यह तो लिख सकते हैं। संधि और समास के निम्नलिखित कारण है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले संधि की बात कर लेते हैं, है ना। तो संधि को हम बात करते हैं, तो इसका पहले परिभाषा कर देंगे। संधि में वर्णों का मेल होता है, पहला लिखेंगे संधि में वर्णों का मेल होता है। जैसे आ प्लस आ बराबर आ हो, अ होता है, ठीक है। आ प्लस आ मिलकर क्या होता है, आ होता है। अब हम समास की बात कर लेते हैं। तो समास में पदों का मेल होता है, इसमें क्या होता है, पदों का मेल। उसमें क्या होता है कि वर्णों का मेल, और समास में क्या होता है, पदों का मेल। जैसे देखिए राजा का पुत्र, क्या होगा, राजा का पुत्र मतलब राजपूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजपूत। तो ये क्या हो रहा है, पदों का मेल हो रहा है यहाँ पे पदों, जैसे राजा प्लस पुत्र, तो राजा का पुत्र, ये क्या हो गया, दो पदों का मेल हो रहा है। लेकिन संधि में क्या हो रहा है, दो वर्णों का मेल हो रहा है। दूसरा देखते हैं संधि में, इनमें से इसमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे आ प्लस ई बराबर ए हुआ, क्या हुआ, ए हुआ, तो इसमें क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, विकार उत्पन्न हो रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं समास में। तो इसमें विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं होता है, इसमें विकार का कोई गुंजाइश नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ करा राजा की कन्या, तो क्या होगा, राजकन्या, क्या हो जाएगा, राजकन्या, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होता है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरा संधि की। तो संधि में तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाता है, क्रिया विच्छेद कहलाता है। जैसे कि संधि में जब तोड़ने की क्रिया को हम विच्छेदन कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सम प्लस धी संधि, क्या हो जाएगा, सम स आधा म प्लस धी, ये क्या हो जाएगा, संधि कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। चलिए अब इसमें समास की बात कर लेते हैं। तो समास में तोड़ने की क्या कर रहा है, तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहलाता है। इसमें क्या होता है, उसमें विच्छेद कहलाते हैं, विच्छेदन कहलाते हैं। लेकिन समास में क्या होता है, इसे विग्रह होता है। विग्रह मतलब अलग अलग करना। जैसे हम बात कर लेते हैं तो इसमें हमको क्या हो जाएगा, गंगा का जल, तो ये क्या हो जाएगा, गंगा जल। इसमें क्या हो रहा है, विग्रह हो रहा है ना। जैसे देखिए गंगा जल का जल, तो गंगा का जल है, गंगा का जल है, तो इसमें हम लिख सकते हैं गंगा जल, ये क्या हुआ, विग्रह हुआ, विग्रह हुआ। चलिए नेक्स्ट है चौथा में हम देख लेते हैं संधि में। तो संधि केवल तमस्य शब्द का होता है, तमस्य शब्द का होता है। लेकिन समास की बात करते हैं तो समास में तमस तद्भव आदि सभी शब्दों का होती है। इसमें क्या होता है, सभी शब्दों का होता है। तो चलिए अभी हम संधि समझ गए,
संधि और समास में अंतर स्पष्ट समझ गए। तो ये दो सवाल आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो इस टाइप का सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें और संधि किसे कहते हैं। तो ये आपको 5 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। चलिए अब कर रहा है संज्ञा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि संज्ञा किसे कहते हैं, उनके भेदों का उदाहरण सहित लिखिए। या तो सोदाहरण करिए या तो उदाहरण सहित लिखिए। तो अब हम बात कर लेते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा की पहले नंबर पर हम परिभाषा जानेंगे। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान और भाव को नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति आदि को नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। जैसे दुनिया में कोई चीज देख रहे हैं तो एक प्रकार की क्या है? संज्ञा है। क्या है? एक प्रकार की संज्ञा हो गया। तो अभी हम बताएं कि संज्ञा का अगर परिभाषा लिखना तो आप अपना भी भाषा में लिख सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जगह आदि को नामों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे हम यहाँ लिए हैं राम हो गया, कृष्णा, कुर्सी, है ना, कैमरा, भारत, गर्मी, सर्दी, मिठाई आदि, ये सब एक प्रकार के क्या है? कि संज्ञा। हम अभी बताएं दुनिया की कोई चीज देख रहे हैं वो सब क्या है? संज्ञा में आएगा। चलिए, तो संज्ञा के 5 भेद होता है। तो कौन कौन होता है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। तो अब समझिए 5 प्रकार की होता है संज्ञा। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है बच्चों? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा का पूरा उदाहरण के सहित उसको परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा में हम जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो ऐसे भी आप परिभाषा कर सकते हैं, किसी खास जाति विशेष का बोध कराता हो उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी खास जाति का बोध कराता हो उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का किसी खास जाति का है, लड़का एक किसी खास जाति का हो जाएगा। लड़की, तो लड़की किसी खास जाति की हो जाएगी। तो ये क्या? औरत, औरत क्या किसको बोलेंगे? जिस शादीशुदा होगा वही औरत होगा। लड़की कौन होगा? तो लड़की जो कुमारा होगी वही लड़की होगी, है ना। अब कहते हैं मर्द, मर्द की बात करते हैं। जो मर्द सब लोग को नहीं बोल सकते, जिनको शादी हो गया वही कोई खास व्यक्ति का मर्द हो गया ना। अब कहता है आदमी, आदमी में आ जाएगा सब, है ना, गाय हो गया, बैल हो गया आदि। ये सब क्या है? किसी खास जाति का बोध करा रहा है। अब व्यक्तिवाचक की बात करते हैं। इसमें किसी खास व्यक्ति का नाम को बोध कराता है उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोले। जैसे महात्मा गांधी कोई खास व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है। इसमें इनको हम क्या बोलेंगे? किसी खास व्यक्ति का नाम है ना। तो ये सब समझिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक में कि देखिए इनमें किसी व्यक्ति या वस्तु का गुणों का जो दोष होता है, क्या होता है? दोष या शुभमान या वास्ता को बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे देखिए राम को किसी खास बोध, राम में किसी खास है। तो राम में एक प्रकार के क्या है? जैसे बोल दिया कि एक बुढ़ापा है, तो इसमें क्या है? एक खास व्यक्ति अति है ना, वस्तु है या तो गुण है उनके में, बुढ़ापा। ईमानदारी, ईमानदारी एक क्या है? कोई खास दोष है उनमें। या तो बात करते हैं बेईमानी, लंबाई, ये सब क्या है? या लड़ाकपन, ये सब भाववाचक में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं समूहवाचक की। तो समूहवाचक, इसमें किसी एक तरह के व्यक्तियों या वस्तु का समूह कराया जाता है। क्या कराता है? कि किसी खास क्या रहना, किसी खास व्यक्तियों या वस्तुओं का अगर संग्रह या इकट्ठा करना उसी को बोध कराता, उसे हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे आपको बात कर लेते हैं सेना, अगर बहाली होता है सेना की तो वहाँ क्या बहुत सारे लोग को इकट्ठा किया जाता था, वो एक प्रकार की क्या हो गया? समूह हो गया। अब हम बढ़ते हैं वर्ग की बात। तो किसी खास जाति वर्ग के विशेष को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो वो भी एक समूह ही हुआ। अब सभा की बात करते हैं। अगर आपको कहीं नेताजी भाषण देते हैं तो एक सभा बुला कर दिया जाता है, तो एक प्रकार के क्या हो गया? समूहवाचक में ही आ गया। अब कह रहा है गुच्छा की बात कर लेते हैं। तो गुच्छा बहुत सारी चीजों को, माला की गुच्छा एक साथ कर लेते हैं तो ये क्या होगा? समूह हो गया। अब कह रहा है झूलना, परिवार, ये सब क्या है? परिवार भी एक समूहवाचक में ही आएगा। चलिए अब द्रववाचक की हम बात कर लेते हैं। तो द्रववाचक में कोई द्रव्य या वस्तु जिसे नापा या तौला जाए, या तो आप अपना ही भाषा में लिख सकते हैं, किसी ऐसे भी लिख सकते, कोई द्रव्य या वस्तु को नापा या तौला जाए उसे हम क्या बोलते हैं? द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, सोना को आप क्या करते हैं? नापते हैं, तौलते हैं, यही तो करते हैं। अब हम बात करते हैं चांदी, घी को क्या करते हैं? आप या तो लीटर से नापते हैं या तो उसको तौलते हैं।
कपड़ा को क्या करते हैं, नापते हैं, मीटर से नापते हैं, या तो उसको क्या करते हैं, तौल के देते हैं। तेल को कैसे क्या करते हैं, तेल एक प्रकार की क्या हो जाएगा, ये द्रवाचक में ही आएगा। लकड़ी को क्या करते हैं, या तो नापते हैं या तो तौलते हैं, है ना, या तो नाप के बेचते हैं या तो तौल के बेचते हैं। कोयला कोयला भी क्या करते हैं, या तो नापते हैं या तो तौलते हैं। तो ये सब क्या आ जाएगा, हमको द्रवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो अब हम समझ गए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के क्या क्या उदाहरण होगा, और इसी के 5 प्रकार होता है, उनको भेदों को हम समझ गए हैं। तो आराम से ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं काल की। काल भी आप लोगों को सवाल ये सब पूछा जाता है। तो ये सब जो भी हम क्वेश्चन अभी बताए बच्चों, जो इम्पोर्टेंट इस बार बोर्ड एग्जाम में जो पूछने का पूरा उम्मीद है, संभावना है, वही क्वेश्चन को हम आप लोग को बताते हैं। तो चलिए अब करा ना, ये तो 10 प्लस 12 में दोनों में काम आएगा। हिंदी का सभी को एक ही सिलेबस है, तो ग्रामर, हिंदी ग्रामर का सिलेबस, तो दोनों में आप काम कर सकते हैं। चलिए करा ना कि काल किसे कहते हैं, इनके भेदों का साधारण कीजिए, मतलब भेदों का उदाहरण देकर बताइए। तो काल किसे कहते हैं, काल है ना, क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध हो उसे हम काल बोलते हैं। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं, वह पढ़ता है, तो वो वह पढ़ता है ना, तो क्या कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है, वह पढ़ने का क्रिया काम कर रहा है ना। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो एक प्रकार की क्या है, क्रिया हो रहा है ना, एक प्रकार का समय हो रहा है, वहाँ पे जा रहा है, तो किसी खास समय का बोध हो। तो जो खास समय हो रहा है वो क्या हो रहा है, पढ़ने जाना, पढ़ने जा रहा है। देखिए अब कहा उसने खेला, वह पढ़ेगा, तो ये सब क्रिया क्या कर रहा है, के रूप में समय व्यतीत कर, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया। इनकी भेद की बात करते हैं तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो हम सबसे पहले वर्तमान काल को परिभाषित करेंगे, उनके बाद एक उदाहरण देंगे। जैसे कह रहा है वर्तमान काल की बात करते हैं, तो वर्तमान काल में होता है बच्चों की जिस क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहेंगे। जैसे आपकी बात कर लेते हैं कि जिस क्रिया को वर्तमान में किया जाए उसे हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक वर्तमान काल में कर रहे हैं ना, आप लोगों को पढ़ाना, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये वर्तमान काल ही हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है तो मतलब अभी कर रहा है ना, वर्तमान में कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। या तो आप एक बात बताइए, अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक वर्तमान काल में ही कर रहे हैं, है ना, वर्तमान काल में कर रहे हैं। तो ये समझिएगा कि वर्तमान काल जिस क्रिया के वर्तमान में होने का बोध होता है, या तो वर्तमान में करने का समय हो, वर्तमान में किया गया कार्य को हम वर्तमान काल बोलेंगे। जैसे तुम लिखता है, तो तुम लिखता है, ये क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। कुत्ते भुगता है, तो ये अभी कुत्ता भुग रहा है ना, तो ये वर्तमान काल में ही हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं भूतकाल। तो भूतकाल किसको बोलेंगे, वर्तमान तो हम समझ के जो अभी करेंगे वो वर्तमान काल हो गया। अब भविष्य काल, जिस क्रिया से यह पता चले जाए कि बीते हुए समय में काम हो चुका हो उसे हम भविष्य भूतकाल बोलेंगे। जैसे आप समझिए, जिस क्रिया से यह पता चल जाए कि बीते हुए का, अगर मान लिया जाए हम अभी आपको बोल दें कि हम आपको 2 दिन पहले पढ़ाए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया, मतलब पीछे का बीता हुआ बात। तो जो बीता हुआ बात होता है उसी को हम बोलते हैं भूतकाल बोलते हैं। आप समझ गए होंगे इतना बात। अगर आप एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि हमको जो प्रीवियस क्वेश्चन को हमको बनाना चाहिए, जो पहले वाला क्वेश्चन, तो पहले वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, तो पहले क्या हो, ये बीता हुआ बात है ना, तो ये क्या हो गया, भूतकाल में ही आएगा, है ना। तो अब जैसे हम भूतकाल की जैसे बात करते हैं, उसने पढ़ा था, मतलब पढ़ा था, वह लोग पढ़े जाते थे, मतलब कि हमारे पिताजी पढ़े जाते थे, तो बीता हुआ बात ना हो गया, तो बीता हुआ बात ये भविष्य भूतकाल की बात हो गया। हम जा रहे थे, लेकिन कहाँ जा रहे थे, मतलब मान लीजिए कि हम पटना जा रहे थे, दिल्ली ही जा रहे थे, तो ये कब गए हैं, बीते पहले गए थे, तो बीता हुआ ये बात को ही हम क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भविष्य काल की। भविष्य काल की बात हम करते हैं, जो भविष्य में अनुमानित करते हैं कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे, तो एक प्रकार
काल में ही आएगा ना। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि अगर आप 90% नंबर ले आइएगा, तो अभी कंफर्म नहीं ना है कि ले आए हैं, लेकिन लाइएगा तो ये क्या हो गया, भविष्य काल में हो जाएगा। तो इसका परिभाषा क्या लिखिएगा, जिस क्रिया के भविष्य में होने का ज्ञान हो, है ना, जिस क्रिया के भविष्य में होने का ज्ञान हो उसे हम क्या बोलेंगे, भविष्य काल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, भविष्य काल कहते हैं या तो कहेंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, या तो मैं आलोक विद्याकुल में पढ़ूंगा। पढ़ूंगा मतलब अभी पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे। तो अभी भविष्य की बात कर रहे हैं ना कि भविष्य में हम ऑफलाइन में पढ़ेंगे। तो अभी की बात ये क्या हो गया, भविष्य का। जैसे वह खेलेगा, वह खेलेगा, जैसे आप खेलिएगा मतलब कब खेलिएगा, तो भविष्य में कब खेलना है नहीं, या तो कल खेलिएगा परसों खेलिएगा, तो ये कंफर्म नहीं है, तो ये भविष्य काल है। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, हमको कहे आपको बोलिए कि तुम पढ़ोगे, लेकिन कब पढ़ोगे इसका कोई अनुमानित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया, भविष्य काल में हो गया। तो अभी जो हम बताए हैं कि संधि किसे कहते हैं, उसके उदाहरण के सहित लिखे, संधि और समास में अंतर बताए हैं, और संधि की संज्ञा किसे कहते हैं और काल किसे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें ये प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हुआ या कितना अच्छा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए अच्छा।